अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हस्ब साबिक़ आज भी हम कुछ पहले बैनुल-अक़वामी ख़बरों का तज्ज़िया और कुछ करेंगे। उसके बाद कुछ मकामी पाकिस्तान की ख़बरों पर एक दो अहम ख़बरें देंगे और आपको उस पर कुछ अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे। रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है, आपको पता है बज़ाहिर उसमें ज़रा तेज़ी आती जा रही है और नज़र तो ये आ रहा है और सारी दुनिया में कुछ पिक्चर भी ये पेंट हो रही है कि रूस थोड़ा सा पीछे हट रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि खैरसोन में जो शिकस्त हुई है उससे तो ज़ाहिर तौर पे ये लगता है कि रूस कहीं ना कहीं मात खा रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमने देखा है और जो सूरत हाल यहाँ यूरोप में नज़र आ रही है और जो सफारतकार देख रहे हैं और दिफाई मुबस्सिर जो देख रहे हैं और जो सूरत हाल वहाँ से पता लग रही है वो ये है कि इस तमाम सूरत हाल में यूक्रेन को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँच रहा है। यानी अब उसका आप अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि यूक्रेन के कई शहर जो हैं इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर अंधेरे का शिकार हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन वगैरह जो है मोमबत्तियों में और पता नहीं वो लालटेन टाइप की कोई चीज़ है उसमें वो किए जा रहे हैं और गैस नापैद है, बिजली कई शहरों में नहीं है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुकम्मल आपको पता ही है कि अगर लाइट अगर चली आती 2 घंटे 4-6 घंटे और सुबह शाम जब मुसलसल लाइट हो ही ना और फिर ऊपर से सर्दी, गैस भी नहीं है, गैस बंद हो चुकी है वहाँ पर और सर्दी आपको इस वक्त ये है यूक्रेन में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त वहाँ पे 4 या 5 और मज़ीद ये सर्दी आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से वहाँ पे लोग जो है वैसे ही खौफ से और कुछ सर्दियों से मर रहे हैं और जितनी वहाँ पर अमवात हो रही हैं उसके बारे में अभी तक कोई वेस्टर्न मीडिया जो है सही मानों में उसको नहीं दिखा रहा और ना ही ज़ेलेंस्की दिखा रहे हैं, क्योंकि सारा मामला ही ज़ेलेंस्की की गलतियों से हुआ है। और कल भी आपने देखा कि जो कुछ मामला कल किया था इन्होंने, ज़ेलेंस्की ने जो एक हरकत की और उन्होंने ये कह दिया था कि ये हम पर हमला हो गया, रूस ने कर दिया और बेसिकली तौर पर उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा काम कर दिया जाए कि फौरी तौर पर जो है नेटो की ममालिक जो हैं वो आर्टिकल 4 और 5 का सहारा लेते हुए जाके रूस पर टूट पड़े। लेकिन ये अच्छा हो गया, कुछ बेहतरी हो गई कि रूस ने नहायत कमाल होशियारी के साथ वो तमाम चीज़ें पेश कर दी। उसके बाद अब ये हुआ तो ये है कि यूरोप के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ कि ज़ेलेंस्की ने एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे भी कोई अमेरिका की चाल ही होगी, क्योंकि ये तमाम मामला जब चल रहे थे और ये कर सारा मामला हुआ तो मेरी जो तहकीक है वो ये है और मुझे जो पता लगा है मेरे ज़राए से कि इसी दौरान जो है अमरीकी खुफिया इदारों के कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के साथ थे राब्तों में थे और इन्हीं राब्तों के दौरान जो है ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये कोई जो फॉल्स फ्लैग हुआ है ये हो सकता है कि कहीं कोई तयशुदा प्लान हो, लेकिन बहरहाल चलें क्योंकि उसमें एक और चीज़ इसलिए भी इसमें इस ख्याल को जो है तक़वियत पहुंचती है क्योंकि अमेरिका ने आज ये कहा है कि जब देखा कि ज़ेलेंस्की के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है सारे यूरोप की तरफ से, तो अमेरिका ने आज ये कहा कि गो के ये मिसाइल अटैक रशिया की तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन हम तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है रशिया को करार देते हैं और ज़ेलेंस्की का कोई इसमें कसूर नहीं। अगर उन्होंने कहा तो वो उन्होंने अपने दिफा के हवाले से कहा था। तो ये जो एक बात है ना, ये जो अमेरिका का ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आया है ये तमाम सूरत हाल को मशकूक बनाता है। अच्छा, इसमें देखिए एक तो चीज़ ये है, एक तो ये जंग चल रही, दूसरा मैं एक और चीज़ मैंने जो मेरी अभी तहकीक आई है वो ये है कि इस तमाम जंग के अंदर जो बड़ी ताकतें जो हैं ये अब और बड़े बड़े असलहे के सौदागर जो हैं वो इस जंग के अंदर अपने हथियारों को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इनकी क्वालिटी को टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि अब मैं जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उसके बाद से मैं ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा डोमेन इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ है, कि दुनिया के अंदर जो हथियार बनाने के जो कारखाने हैं उनको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, उनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हथियार नए नए बने थे जिनकी कि जो कि तैयार हो चुके थे और कहीं ना कहीं डिप्लॉय भी हो गए थे, लेकिन उनकी कोई सही टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी इनको बहुत बड़ा एक मैदान जो है यूक्रेन जंग जो है मिल गई और अमेरिका ने अपनी दुश्मनी रूस से निकाली और यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए और अपने जो है दुनिया के जो अपने हथियार और प्लस अपने जो इत्तेहादी हैं यूरोपियन उनके हथियारों को टेस्ट करने के लिए बेहतरीन मैदान जो है ना यूक्रेन की जंग
मैसर आया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक और मतलब ये तजिया नहीं भी खबर है कि आपको पता है कि कल ये जो यूक्रेन पर जब जवाबी हमले हुए थे, इस ये जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद उस पर रूस ने तकरीबन को 100 के करीब जो है इनके ऊपर अचानक मिसाइल फेंके, और वो जो उस मिसाइलों में से तकरीबन 70 के करीब जो हैं वो नाकाम हो गए। और वो एक अमेरिका ने इनको सिस्टम दिया है, उसका नाम नैसेंस है। तो वो सिस्टम बड़ा कामयाब सिस्टम था, और लेकिन उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। और इस नेसेंस जो है डिफेंस सिस्टम जो है, इसके एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने लगाया है वाइट हाउस के चारों तरफ। और उसके बारे में मुझे पता लगा है कि ये नेसेंस का जो सिस्टम है, नेसेंस एयर सिस्टम जो है, ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से ही अपनी तरफ आने वाले जो भी हमला, मिसाइल हो, जहाज़ हो, जो कुछ भी हो, उसको वो फौरी तौर पर उसको वो कर लेता है, कैच कर लेता है और उसको तबाह कर देता है। तो ये जो है बकौल ज़ेलेंस्की के और बकौल यूक्रेन की आर्मी चीफ के, कि ये जो सिस्टम जो अमेरिका की तरफ से इसको मिला था, ये बहुत ज़्यादा कारगर और बड़ा कामयाब रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से जो फेंके गए थे मिसाइल, उसमें कसीर तादाद में मिसाइल इसने डिस्ट्रॉय कर दी एयर के अंदर। तो इससे मुझे ये लगता है कि ये सारा जो मामला है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें ये भी इनको फ़ायदा हुआ है, बड़ी ताकतों को और बड़े दूसरे ममालिकों के उन्होंने अपने असलहे को भी टेस्ट किया है। अच्छे जाएंगे कि अब इसमें लोग मर रहे हैं, कुछ सर्दी से भी मरेंगे, लेकिन अब देख सकते हैं, ये कहने का मकसद ये है कि बेइंतहा तौर पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि अभी तक हज़ारों लोग जो इसके अंदर मर चुके हैं, और हज़ारों लोग इसके अंदर, हज़ारों तो खैर नहीं बल्कि लाखों कहना चाहिए, लोग ज़ख्मी हैं। और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है, इसमें मज़ीद हज़ारों लोग मज़ीद जो है सर्दी से मर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें इस तमाम सूरत हाल को, तो लगता कुछ ऐसे ही है कि जो बैनुल-अक़वामी ताकतों का एक प्लान था कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई टीकाबाजी हो, कुछ वेदर चेंज का मसला हो, कुछ मौसमियाती तब्दीली हो, कुछ और बहुत सारे मामलात हों, उसमें कहीं ना कहीं जो है इंसानी जानें जो है ना वो ज़ाया होते रहे। यानी एक अगर आप देखें तो थोड़ा सा अगर गौर करके, तो एक ही चीज़ उससे अहदाफ निकलता है, और अहदाफ वो निकलता है कि डीपॉपुलाइज़ करना यूनिवर्स को। दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं लोग कुछ बीमारियों से चले जाएं, कुछ उसके पसमर्दा दवाइयों के उस पे तजुर्बे पे चले जाएं, कुछ हथियारों के तजुर्बे में चले जाएं, कुछ क्या कहते हैं जंगों के तजुर्बे में चले जाएं, करके असल मकसद ये है कि कहीं ना कहीं इंसानियत का खात्मा जो वो करना चाह रहे हैं दुनिया से, और वो मुझे लग रहा है कि वो हो रहा है। और कहीं G20 के ऊपर जो कुछ इजलास हुए थे, उसकी साइड लाइन में इस वक्त मैंने बताया कि मुझे इसमें कुछ वार्निंग से ज़्यादा मैं बात नहीं करता, लेकिन साइड लाइन्स पे जो बातें हुई हैं उससे भी मुझे पता लग रहा है कि आइंदा जो इनके प्लान है उसके अंदर डीपॉपुलाइज़ करना दुनिया को, ये एक अहम मिशन है। तो ये जंगें वगैरह और सारे मामला जो है, इसको आप इसी पस मंज़र में रखिएगा। अच्छा, दूसरी जानिब आज एक अहम चीज़ ये हुई कि अमेरिका ने कल शुमाली कोरिया को वार्निंग दी थी हथियारों के हवाले से। तो वो जनाब किम जोंग ने तो वार्निंग का जवाब अमेरिका को बड़ा ज़बरदस्त दिया। उन्होंने उससे भी ज़्यादा 2 मिसाइल के ख़तरनाक तजुर्बे कर दिए, और वो जवाब में ख़ास ये भी कहा कि जनाब अगर आप हमें वार्निंग देंगे तो आपके हर वार्निंग का जवाब हर मिसाइल के तजुर्बे से दिया जाएगा, और हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा करारा जवाब जो है ना शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका को मिला है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि मामला जो है कहीं ना कहीं मामला ये ठंडा नहीं है बल्कि गर्म हो रहा है। अच्छा, दूसरा, आज ईरान में आपको पता है वो हिजाब के हवाले से कुछ मामला चल रहे हैं, वहाँ पे आपके नॉलेज में होगा। पाकिस्तान में तो शायद खैर इतनी खबरें नहीं आती, हो सकता है वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क कोई हो सकता है ये बात भी हो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अरसे से एक वो चल रहा है सिलसिला, और आज भी ये चल रहा था। वहाँ पे बहुत बड़ा एक मुजाहरा हो रहा था, तो उसमें अचानक को 5 या 6 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने आके अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसमें वो ईरान के जो पुलिस वाले थे वो भी मारे गए, जो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे उस जुलूस का या उस मुजाहरे को जो देख रहे थे या कंट्रोल कर रहे थे, उसमें वो लोग भी काफ़ी लोग मारे गए और बहुत सारे मुजाहरीन भी मारे गए। तो ये कोई अजीब ही दहशतगर्दी का समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ से आ गए। कुछ लोग जो गैर जानिबदार ज़रा हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमती लोग थे, या वो कहते हैं कि वो मुजाहरे को कंट्रोल करने की कोशिश की। भाई अगर मुजाहरे को कंट्रोल करने की कोशिश की तो आपने उनको क्यों मार दिया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे? तो क्या ये कोई दहशतगर्दी थी, क्या है ये? सूरत हाल अभी तक फ़िलहाल सामने नहीं आई। इस पर जो है अभी तहकीकात हो रही है। दूसरी जानिब आपको पता लगा कि तुर्की के अंदर एक और धमाका हुआ है। सुना है कि वो बहरहाल धमाका भी है, लेकिन कहा तो जा रहा है धमाका है, लेकिन लगता ही है कि तुर्की को और ईरान को भी अब कहीं ना कहीं ये किसी न किसी, जिसे कहते हैं कि पुरतशद्दद कार्रवाइयों के अंदर और वो घेरना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि मामला, जैसे मैंने किसी ज़माने
ज़माने में कहा था कि हो सकता है कि शायद ये जब यहाँ पे हालात कुछ दुरुस्त हो जाएं यूक्रेन वगैरह पे या कुछ मामला कहीं, क्योंकि मामला तकरीबन इनके अमेरिका के तो दुरुस्त हो ही गए, क्योंकि अमेरिका को अहदाफ तो एक मिल गया, इनके असलहा भी सारे चेक हो गए और बहुत सारे जो अहदाफ उन्होंने करने थे, रूस की जो करना था, वो जो पाइपलाइन उन्होंने तबाह करनी थी वो करवा दी अमेरिका को, और अमेरिका के जो हलीफ ममालिक हैं उनको तेल की मार्केट भी मिलेगी और बहुत सारे मामला होंगे। तो पसे पर्दा जो इनके अहदाफ थे वो तो उसमें तकरीबन वो कामयाब हो गए। अब पता नहीं वो रोकना चाहते हैं जंग को, या अगर नहीं रोकना चाहते तो हो सकता है इस जंग को स्लो करके, हो सकता है मशरिक़ वस्ता में कोई नए वॉर जोन वो खोलना चाहते हो, जो कि अभी तक नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और इस देखते हैं इसके अंदर। लेकिन अलक़िस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आप उसको देखें तो दुनिया की सूरत हाल जो है ना, वो कहीं से हमें अमन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये असल में कहने का मकसद है। अच्छा, इसी तरह हम अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी आप देखेंगे आज इमरान खान साहब ने तकरीर की है और तकरीर में उन्होंने वो बातें की हैं दोबारा अपने हवाले से, कातलाना हमले पर भी उन्होंने बात की। मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे भी याद आ रही, बहुत सारे लोगों ने मुझसे तोशा खाने के हवाले से पूछा है कि तोशा खाने के ऊपर कुछ बात करें। देखें, मैं अब इस पर क्या बात करूं, मैं आपको बस मुख्तसरन ये कहूँगा कि तोशा खाने का जो इशू है ना, ये टोटल फ्रॉडियंट है। फ्रॉडियंट इस हवाले से कि इसके अंदर जो भी तोशा खाना के अंदर जो लोग होते हैं, प्लस वो और तोशा खाना को देखभाल करने वाले और उसका डिपार्टमेंट और उसका ये सब के सब जो है ना, ये सब एक मिली भगत होती है। इसमें आप अब यूँ समझ लें कि कोई मिसाल के तौर पे मैं अगर वज़ीर आज़म हूँ तो मुझे अगर कोई तोहफ़ा मिलता है तो मुझे राइट होता है कि कुछ 30,000 का एक शायद लगभग कुछ है, अभी मुझे याद नहीं, अच्छा 30,000, हाँ एग्जैक्टली 30,000, इससे अगर कम होगा तो वो मैं अपने पास रख सकता हूँ। बाकी उससे ज़्यादा की अगर होती है तो फिर वो उसकी कोई कीमत वगैरह लगवानी पड़ती है। तो अब होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म हूँ, मैं कह दूँगा कि भाई ये मुझे घड़ी मिली है, इसकी ज़रा आप कीमत लगवा दें, तो वो जो तोशा खाने के अंदर वो एक होती है इनकी कमेटी, उसके अंदर जो उनके सेक्रेटरी होते हैं और कुछ 1 2 3 और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो जाते हैं, वो एक समरी अमरी बनाते हैं और अपना पता नहीं उनका तरीक़ेकार होता है कि वो चेक करते हैं, पता नहीं आई डोंट नो बाज़ार से करते हैं क्या करते हैं, बहरहाल वो रिसर्च करते हैं और थोड़ी उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके कुछ कोटेशन लेते हैं कि भाई ये जो घड़ी है ये कितने की है। तब होता ही है कि मिसाल के तौर पर उस घड़ी की कीमत जो है हो सकता है वो 1 करोड़ की हो, लेकिन अब वो चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे उन्होंने खुश करना है, तो आके कहते हैं जी फैसल साहब ये तो घड़ी जनाब 50 लाख रुपए की है, तो 50 लाख में अब ये है मुझे खुश करने के लिए, अच्छा 50 लाख का विजय है कि मैं 20% दे के वो घड़ी ले लूँगा। तो अब उसके बाद अब ये अगर बेच देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ तो वो भी चलो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसे मैंने दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो लोग लेते रहे हैं, बेनज़ीर लेके गई हैं, और आपका शौकत अजीज़ साहब लेके चले गए हैं, जरदारी साहब, ये तो पूरी पूरी गाड़ियाँ लेके चले गए, और बहुत इमरान खान ने तो चलो कुछ दे भी दिया ना। सवाल ये पता है कि और जो बहुत सारे लोग ले गए हैं, तो कुछ तो ऐसे भी ब्यूरोक्रेट साबिका रहे हैं तोशा खाने में, जिन्होंने इमरान खान को तो चलो बता दिया, कुछ रेट दे दिए, कुछ अच्छे दे दिए, बुरे दे दिए, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं उनको। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है साहब आप ले जाएँ चुपके से, आपको मिल गया तोशा, अच्छा क्या मिला, ठीक है जी, एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी, आपको तलवार मिली सोने के ले जाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये भी हुआ, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे इसको छोड़ दें। ये अचानक इन्होंने अब इमरान खान के ऊपर इनको असल में कोई इल्ज़ाम मिल तो रहा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारा जो मामला जो तोशा खाने का इशू अभी छोड़ा है ना उन्होंने, ये तवज्जो हटाओ प्रोग्राम है, वो इसलिए है कि ये जो भी बदमाशी कर रहे थे कि सारा ये फ़ौज के अंदर जो मामला था, मैंने कहा कि अपनी पसंद का चीफ लाना, ये कल भी अगर आपने मेरा नहीं देखा होगा तो कल का ज़रूर देखें। मैंने आपको बताया था कि परसों भी मैंने कहा था, अगर 2 दिन के मेरे आपने पिछले नहीं देखे तो ज़रूर देखें। मैंने 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि असल में सारा जो है चीफ को के हवाले से सारा मामला है। इन्होंने जो गड़बड़ करने की कोशिश की थी, इनको परसों कल शटअप कॉल जो मिल गई थी, उसकी वजह से ये खामोश हो गए, बैठ गए। तो अब ये चाह रहे थे कि पसे पर्दा जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर दें। इसके अंदर 1-2 लोग हैं जो इनके साथी हैं, हर इदारे में तो होते हैं ना, नवाज शरीफ के 2-3 साथी हैं जो सीनियर हैं, वो इनके साथ मिली भगत कर रहे हैं। वही नवाज शरीफ को उन्होंने हमेशा रिलीफ दिलाया और वही अभी फिर दोबारा साजिशें करके वो नवाज शरीफ को लेकर आए। तो उनकी ये कोशिश थी कि भाई जनाब कुछ ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करके फ़ौज को जो है अपने ताबे कर ली जाए, लाइक बिल्कुल एकदम वो जिसे कहते हैं ना फ़ौज को गुलाम बनाने वाली बात, वो बना दें। तो उस चक्कर के अंदर ये सारे काम कर रहे थे। तो ज़रा तवज्जो बढ़ जाए, इस पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो। ये जो मीटिंग हो रही है या अमेंडमेंट की जो बात हो रही थी, तो वो तो सारी कौम को उन्होंने तोशा खाने पर लगा दिया। लेकिन अब हुआ ये है इस हवाले से कि वो मैंने जैसे कहा था कि फ़ौज को तो जाहिर सी बात है, फ़ौज ठीक है, फ़ौज के अंदर 1-2-3 अगर लोग हैं
बाजवा साहब के ससुर वगैरह या बाजवा साहब के कोई असिस्टेंट या हो सकता है कोई नवाज शरीफ का दूर का रिश्तेदार, अगर कोई XYZ अगर आर्मी के अंदर है, अगर वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है नवाज शरीफ को, तो इसका मतलब ये कि पूरी फौज तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मानी फौज 3-4 आदमी का नाम तो नहीं है, तो लिहाजा यही वजह है कि मेरे ख्याल से इनको शटअप कॉल मिल गई है और ये शायद ये नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि ये तरमीम के अंदर ये नाकाम हो जाए। ये मेरी अपनी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर नाखुश हैं। वो कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ़ की जो वैल्यू है ना, ये बिल्कुल एकदम वो बैटमैन की तरह हो जाएगी कि जब चाह आप रखा, जब चाह निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस पर शायद ना हो। लेकिन इस पस मंज़र में मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मैं जैसे कल मैंने इशारा किया था कि ये मामला हल हो चुका है और हो सकता है कि आइंदा 24 घंटे में, कल तक जो है आपके नए आर्मी चीफ़ का जो है ये ऐलान हो जाएगा। और ज़ाहिर ऐलान करने के लिए आइन के अंदर जो कानून है वो थोड़ी सी समरी जाएगी उनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही इस वक्त करंटीना में बैठे हुए, बकौल आपको पता है उन्होंने कह दिया था कि मुझे वो हुआ है, कोरोना हो गया है। तो कोरोना के अंदर ही वो खामोशी के साथ बस वो उसकी मंजूरी दे देंगे। आप समझते हैं साहब, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। तो जो वहाँ से समरी आएगी उसकी वो मंजूरी हो जाएगी और कल हो सकता है कि आपके कल तक ये मामला आर्मी चीफ का ख़त्म हो जाए। और इसीलिए मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि इमरान खान साहब के साथ मामले इस हवाले से सेट हो चुके हैं। और इसीलिए कल इमरान खान ने भी कह दिया था कि मैं इस मामले के अंदर मैं बात तो नहीं करूँगा, जो भी आता है आर्मी चीफ आए। और कल जो भागे थे जरदारी साहब, वो इसलिए गए थे जरदारी साहब, मैंने कहा था कि वो जरदारी साहब की अभी भी आखिरी में कोशिश उनकी है कि असल में 2 है ना, एक तो आर्मी चीफ का और एक दूसरा भी होता है। तो उनकी कोशिश ये है कि भाई अगर कम से कम आर्मी चीफ अगर हमारी मर्ज़ी का नहीं आता, अगर फ़ौज अपना ले आ रही है या किसी और की मर्ज़ी से आ रहा है, या अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर या अगर किसी और प्रोफेशनल बुनियाद पर अगर आ रहा है कोई, तो कम से कम दूसरा जो एक ओहदा है उसके अंदर मेरा आदमी आ जाए। यानी अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज पाकिस्तान की एक है और इस ओहदों को, दोनों ओहदों के ऊपर जो तयनाती होनी है, जो पोस्टिंग होनी है, उसको मुकम्मल तौर पर सियासी बना दिया गया है। यानी अब ये दौड़ लग रही है कि मेरा मुस्लिम लीग नवाज का आर्मी चीफ होगा तो दूसरा आर्मी दो है ऑफिसर जो होगा या कमांडेंट चीफ होगा या ज्वाइंट चीफ का होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। मतलब इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये को अच्छा तो नहीं लगता। मतलब ये कर रहे हैं तो ये सारे मामला जो हैं मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम के लिए दुरुस्त नहीं होंगे। और इमरान खान साहब जा रहे हैं, उनका सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि उनके ऊपर ख़तरा है हमले का, वो मैंने पहले भी कहा था। और उसकी एक वजह यह है कि यह बहुत बड़ा प्लान था। इन पे हमले से पहले मैंने आपको बताया था कि बड़ा प्लान था और इसके अंदर एक लोग नहीं थे, कई लोग शामिल थे। और अभी दोबारा भी मैंने कहा था आज से एक हफ्ते कबल के भाई इनके ऊपर दोबारा हमले का ख़तरा है। और इमरान खान ने आज सुना गालिबन फिर दोबारा उसकी तस्दीक की है। और यहाँ मैं आपको एक और अहम खबर दे दूँ कि जिन लोगों ने इमरान खान पर हमला किया था उनमें से एक शख्स बागी हो चुका है। तो ये मुझे तवक्को है कि शायद हो सकता है कि वो शख्स जो है अनकरीब सामने आ जाए। अगर उसे मारा ना गया तो वो आकर ही बता देगा कि इमरान खान पर हमला की प्लानिंग किसने की थी और कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। तो ये एक अभी है खदशा, एक बहुत बड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ चल सकती है, अगर बशर्ती कि वो शख्स अगर मारा ना गया हो तो, क्योंकि वो जहन अपने तौर पे बना चुका है कि उस चीज़ को वो खोल देगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, क्योंकि इमरान खान को जो कत्ल करने की साजिश है, देखिए उसकी वजह ये है ना कि इमरान खान की हयात जो है ना वो 14 बदउनवानों की मौत है। अब आप समझ लें, वो आपने सुना होगा कि कौम की हयात, वो कह रहे कि वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो इसी तरह ये कुछ मामला इस तरह है कि इमरान खान की जो हयात है वो 14 बदउनवानों की मौत है। तो इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन बदउनवानों के जो बाहर जो प्लेयर हैं या जो उनके जो बड़े सरपरस्त हैं उनका भी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा इस खत्ते के अंदर, जो एक वो एटमी कुव्वत को अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर दोबारा अटैम्प्ट हो। लेकिन बहरहाल कहते हैं मारने वाले से अल्लाह बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। तो और दूसरा यह वजूहात भी हैं कि इमरान खान को ख़तरा है। हो सकता है कि इमरान खान फिर जब तक कोई हिफाजती इक़दाम ना हो, तो मैंने जो मुझे इत्तलात मिल रही है वो ये कि शायद हो सकता है इमरान खान हफ्ते को जब ऐलान करेंगे रवात पिंडी पहुँचने का, जो पिंडी के हवाले से, तो हो सकता है शायद उसके अंदर इमरान खान अस खुद मौजूद ना हो। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो इस शदीद सिक्योरिटी रिस्क और दूसरा उनकी टांग के अंदर भी तकलीफ है। ज़ाहिर सी बात है जब वो चलेंगे तो वहाँ जाकर पिंडी में खड़े रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि शायद वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। तो ये भी सोचा जा रहा है कि शायद हो सकता है वो व्हील चेयर ले लें, और लेकिन वो भी उस सूरत में लेंगे जब उनका पूरा वो अगर वो बुलेट प्रूफ अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए। बहरहाल ये कि अभी इमरान खान के हवाले से इस मामले के अंदर शिरकत जो है थोड़ी सी मशकूक है। ये सूरत हाल आपको हफ्ते को पता लगेगी। लेकिन देखें होता क्या है, हुकूमत का ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत ये तय कर चुकी है
कि वो इलेक्शन की तारीख अभी नहीं देगी। बहरहाल दूसरे मामलात के अंदर ये तय है, पसे पर्दा मामला तभी भी चल रहे हैं। हो सकता है इमरान खान अगर वहाँ पहुँच जाएं और अगर जाकर जो भी उनका प्लान है, अगर कोई बहुत बड़ी कॉल आ गई और कोई मुल्क गिर अगर बड़े पैमाने पर अगर हुआ, एहतजाज हुआ, तो हो सकता है कि शायद फिर इनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए और कोई नए मामला शुरू हों। तो ये देखना होगा, अगले 3-4 दिन बहुत अहम है। कल तक आर्मी चीफ का भी ऐलान हो जाएगा। एक अच्छी तवक्कुआत है हमें कि अल्लाह ताला बेहतर करे। मामलात अगर अमन के साथ हो जाएं तो ये सब के लिए बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।